टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट है तो संभव है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज। सो लेट्स तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज। तो एक रैंडम मैं सर्कुलर रिंग ले लेता हूँ, कोई सी भी रिंग हो सकती है। इट्स अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। सर्कुलर और अच्छी बना देते हैं इसको, दिस वन। और इसको मैं चार्ज दे देता हूँ। पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, स्टैंडर्ड होता है। तो इसको मैंने चार्ज कर दिया। सपोज किया कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे। थोड़ी सी टिपिकल है डेरिवेशन, बिल्कुल धीरे से देखना। सपोज करो यहाँ पे मैंने इसको, इस पूरी रिंग को मैंने चार्ज दे दिया क्यू कूलम इस रिंग को मैंने चार्ज दे दिया। और हमें करना क्या है वो समझ लीजिए। जैसे इस रिंग को मैंने चार्ज दिया तो ये रिंग एक्चुअल में चार्ज हो गया। और हमें पता है एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है। सबको पता है ये बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, रिंग के एक्सेस से, अच्छा जो ये रिंग है इसकी हमने रेडियस मान के चली। लेट सपोज ए यूनिट हमारे पास इसकी रेडियस होगी, आप कुछ भी ले सकते हैं ना। इस रिंग को जैसे हम चार्ज करेंगे तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी, नो डाउट। और हमें फाइंड करना है रिंग के एक्सेस पर एक पॉइंट हम ले लेंगे, रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। वही बात हो गई कि सपोज करो ये मार्कर को मैंने चार्ज दे दिया पूरा। अब जैसे ये मार्कर चार्ज होगा तो ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैब्लिश करेगा। और अगर ये मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैब्लिश करेगा तो हमें जस्ट लाइक दिस पी पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना मान होगा। आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो वो हमारा सेंटर है, कुछ भी लिया मैंने। और एक्स मेरी पूरी डिस्टेंस रहेगी, कहाँ से, सेंटर ऑफ द रिंग टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये हमारी ए थी तो ये भी ए हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा करना क्या है। बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, रिंग का छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया। सपोज करो ए बी, एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिस पर चार्ज भी बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होगा। तो मैंने सपोज कर लिया डी क्यू। अब डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन दिस स्मॉल सेक्शन ए बी इज डी क्यू, जहाँ पे क्यू हमारा था पूरे रिंग पर चार्ज और डी क्यू है हमारा उस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज। जो बिल्कुल ध्यान से समझेगा उसको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे, जो ये हमारा डी क्यू एलिमेंट है उससे और पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको मैंने मान लिया आर। कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे ही जब ये छोटा सा एलिमेंट है ए बी, इसके द्वारा इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, दिस डी क्यू विल बी इक्वल टू, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी काफ़ी छोटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा चार्ज है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, मतलब डी क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज टू द पॉइंट, दैट मीन्स आर स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया ए बी, जिस पे चार्ज हमने सपोज कर लिया डी क्यू, स्मॉल चार्ज होगा। उसके बाद ये एलिमेंट से ये पी पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई पूरी की पूरी आर, और इस एलिमेंट द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो कि वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड की थी, इसलिए हमने इसको लिखा डी ई। अच्छा मैं इस पी को हटा देता हूँ, नीचे लिखूंगा। तो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी आई है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे फिजिक्स में जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उस वाली इक्वेशन में
या तो साइन थीटा होना चाहिए या कॉस थीटा होना चाहिए। सॉरी, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारी इस इक्वेशन में नहीं है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंगल ले लेंगे थीटा, अपनी तरफ से कोई सा भी एंगल ले लिया हमने, एक छोटा सा एंगल ले लेंगे हम थीटा, और इस थीटे के हम कंपोनेंट तोड़ना चालू कर देंगे, इस थीटे के हम कंपोनेंट तोड़ना चालू कर देंगे। तो इस बार कंपोनेंट तोड़ने से पहले हम इस वाले सेक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं, डी विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंपोनेंट तोड़ना है। अब ध्यान से समझिएगा, इस थीटे के कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे अपन, देखना डी के कंपोनेंट तोड़ेंगे इस थीटे के रिस्पेक्ट में, थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल में सबको पता होना चाहिए, कंपोनेंट तोड़ना हम सीख लेंगे। हॉरिजॉन्टल में हमेशा ध्यान रखना भैया कि हॉरिजॉन्टल में हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, दैट मीन्स डी कॉस थीटा, और इस कॉस के ठीक परपेंडिकुलर होगा डी साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमें फिर से नहीं पता पड़ता कि इस कॉस को इंटीग्रेट करें या साइन को इंटीग्रेट करें, तो अब हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट ले लेंगे इसके ठीक ऑपोजिट, एक और ऑपोजिट में मैंने एलिमेंट ले लिया, लाइक सपोज ए एंड बी, और ध्यान रखेंगे फिर से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, अब की बार ए डैश बी डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हमने इसको ज्वाइन किया, अगेन दिस एंगल इज थीटा, और फिर से इस थीटे के कंपोनेंट तोड़ेंगे, अगेन हॉरिजॉन्टल में कॉस यानी कि डी कॉस थीटा, और उसके ठीक परपेंडिकुलर में डी साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस थीटे का कंपोनेंट तोड़े तो हॉरिजॉन्टल में कॉस, इसके ठीक 90, वर्टिकल में साइन, इस थीटे का कंपोनेंट तोड़े तो हॉरिजॉन्टल में कॉस, वर्टिकल में साइन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, ये सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और ये हमारे पास एंगल इसका थीटा, अगर हमें इसके कंपोनेंट तोड़ना है तो ये हो जाएगा, सपोज करो एफ के कंपोनेंट तोड़िए, किसी भी कंपोनेंट तोड़ते हैं, यहाँ पे कॉस का कंपोनेंट आएगा और उसके ठीक परपेंडिकुलर में साइन का कंपोनेंट आता है, आगे कोई सा भी हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपोनेंट तोड़ रहे हो। ध्यान रखेंगे बीच में एंगल थीटा होता है, साइन और कॉस के बीच में एंगल होता है थीटा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थीटा अलग ही आ रहा है। एक्चुअल में होता है क्या, हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, डी की डायरेक्शन आ रही है वो आउटवर्ड जा रही है, इसलिए सारे कॉम्पोनेंट्स हम आउटवर्ड ही लेंगे। और ध्यान से देख सकते हैं डी साइन थीटा सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल्स ईच अदर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लेट सपोज ई मैं ले लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो जाएगी डी कॉस थीटा। नाउ डी कॉस थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे, देख लेते हैं कैसा होगा, इंटीग्रल ऑफ डी हमारे पास है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं किसी को। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है बट फिर चलेगा। अच्छा, अभी हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ई विल बी इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन कैसे करना है ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको हम बाहर लेते आएंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर भी हमारे पास कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रल साइन के बाहर लेते आएंगे। बाहर लाने पर मतलब डी क्यू, सॉरी नॉट डी क्यू, इट्स कॉस थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, केवल इंटीग्रेशन होगा, इज इट विजिबल और नॉट, डी क्यू okay, I think it is visible. Now finding here the magnitude of r square, see r square will be equal to a square plus x square, ये वाला ट्राइंगल देखो, this is a right angle triangle, r square will be equal to a square plus x square, this is the Pythagoras theorem, and next cos theta base upon hypotenuse, cos theta will be equal to x upon r, cos theta will be equal to x upon r, ठीक है। नाउ इसको अब हम पुट कर देंगे इसमें, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चलिए या लगे हाँ वैल्यू भी रख लो, cos थीटा बराबर रख देना आप x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यू। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी क्यू, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई। नाउ फाइनली जो रिजल्ट हमारा जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू ई विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, ऊपर था एक्स
अपॉन आर क्यूब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर क्यूब का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो, आर क्यूब विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ओके, नाउ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. I hope is it visible? No, it is not visible, so I have to write over here. Okay, I am writing here. So E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon a square plus x square की power 3/2. I hope it is visible. So ये कुल मिला के हमारा मैग्नीट्यूड आ गया. तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर इस्टेब्लिश होगा ड्यू टू दिस होल चार्ज रिंग. एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ. मैंने एक रिंग को पूरा का पूरा चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगी और कोई फर्क नहीं आएगा. लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड मान हमें लेके चलना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेट कर रहे हैं वो पोर्शन को, इसलिए सारी चीज़ें स्टैंडर्ड वे में लेके चलना पड़ेंगी. नेक्स्ट हमने क्या लिया कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, डी क्यू स्मॉल एलिमेंट ले लिया. इस स्मॉल एलिमेंट द्वारा इस पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की जो कि स्मॉल आई. और कितने हैं आप देख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज टू द पॉइंट. क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर क्यू बाय आर स्क्वायर. सिमिलरली फिर हमने क्या देखा, इस इक्वेशन में ना ही कॉस का टर्म है ना ही साइन का टर्म है. तो साइन और कॉस इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने ये एंगल माना थीटा और इस थीटे के तोड़ दिए डी के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल में डी कॉस थीटा, वर्टिकल में डी साइन थीटा. अभी भी नहीं पता पढ़ पा रहा था कि भाई साइन को इंटीग्रेट करें या कॉस को. अगेन हमने इसके ठीक ऑपोजिट में दूसरा टर्म ले लिया ए डैश बी डैश जो कि स्मॉल एलिमेंट था, सेम चार्ज हो सकता है, इसका एंगल इसके रिस्पेक्ट में थीटा. इस थीटे के अगेन हमने कंपोनेंट तोड़े जो कि रहेंगे हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा और वर्टिकल में यानी कि इसके ठीक परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा. तो डी साइन थीटा cancels out because these are same in magnitude, these both vectors are same in magnitude but opposite in directions and cancels out each other and the net electric field will be equal to the dE cos theta. So the net electric field will be equal to the dE cos theta. dE का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ से पुट किया, cos थीटा का मैग्नीट्यूड हमने राइट एंगल ट्राइंगल से निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, x अपॉन आर हो जाएगा आपका और आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. आर क्यूब का मैग्नीट्यूड कुछ इतना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. सबको पुट करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक विद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा आपको. यहाँ तक आई होगी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी. अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस और लेके चल सकते हैं. जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा इसी में, कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. तो ध्यान रखना बिल्कुल, एट सेंटर. अच्छा, सेंटर पे कोई बताएगा हमारी जो डिस्टेंस होगी x वो 0 हो जाएगी, यहाँ तक कोई शक नहीं. पुट कर दोगे इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा 0 न्यूटन पर कूलम. x की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे इसमें तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसे बन जाएगी 0. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना. एक और स्पेशल केस, ये तो पहली बात हो गई. दूसरा स्पेशल केस बनता है एट सरफेस कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा. रिंग के किसी भी सरफेस पर हो सकता है, आप यहाँ कह लो, यहाँ कह लो, यहाँ कह लो, यहाँ कह लो, कहीं भी कह लो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा. तो देखिएगा ध्यान से. अच्छा, सरफेस पे जो हमारा x होगा, जो डिस्टेंस होगा वो x बराबर a हो जाएगा, सर्किल की रेडियस के बराबर हो जाएगी वाली डिस्टेंस. बस पुट कर दो इसमें. दैट मीन्स E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, x की जगह मैं a रख देता हूँ, अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अगेन ए स्क्वायर की पावर 3/2. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना. E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर की पावर 3/2. कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक. तो कुछ इतना आपका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा. आप इसको और फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, इसको. तो अभी मैं इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ देता हूँ, न्यूटन पर कूलम. तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी. ठीक है, इसी तरह से आपको आगे जाना है और ये इंपॉर्टेंट माने याद दिए. अच्छा, इस डेरिवेशन के बारे में बात करूँ, आईएससी के बारे में बात करूँ. आईएससी के सिलेबस में इसको ऑप्शनल बोला गया है.
इसको ऑप्शनल बोला गया है, लेकिन CBSE की मैं बात करूँ तो ये डेरिवेशन है ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। तो इसी के बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।